Okay, good afternoon all of you. Today's lecture about gastrointestinal agent. Okay, gastrointestinal agent और GIT. ठीक है, तो gastrointestinal agent that include all the structures between the mouth and the anus. Okay, so basically जो आपका gastrointestinal agent होता है वो start होता है stomach से और end होता है जाके anus से. ठीक है, तो gastrointestinal agent में आपको मेनली जो पढ़ना है वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जिसके लिए हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स को यूज करते हैं. ठीक है, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स होते हैं मेनली उनका रीजन होता है लाइफ स्टाइल या बैड ईटिंग हैबिट, या फिर अगर आप कोई ऐसी मेडिकेशन ले रहे हो जिसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है रिलेटेड टू द जीआईटी. तो इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, हार्टबर्न, अल्सर, पैप्टिक अल्सर, ये सारी कुछ आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं. इनको ट्रीट करने के लिए जिन ड्रग्स को हम यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट. ओके बेटा, यहाँ इतनी लाइन समझ में आई? यस मैम. ओके, 2 मिनट वेट करिए, मैं शेयर कर रही हूँ कुछ. ये स्लाइड्स दिख रही हैं बेटा? स्लाइड्स दिख रही हैं सबको? यस मैम. यस मैम. यस मैम. ओके, तो स्टार्ट करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक और सिस्टम से. ठीक है, स्लाइड में सब लोग देखिएगा. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर that include ingestion and digestion of food by means of enzymatic breakdown और biochemical process. ठीक है, तो ingestion and digestion ये आपके दो प्रोसेस हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में इंक्लूड हैं. तो ingestion मीन्स होता है वो प्रोसेस जब आप फूड को कंज्यूम करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एट ingestion. एंड सेकेंड है डाइजेशन. डाइजेशन मीन्स होता है जब भी आपका फूड जो आपने खाया हुआ है, the breaking of the food into smaller component is called as digestion. तो ये दोनों प्रोसेस आपके जीआईटी में इंक्लूड होते हैं. ठीक है, अगर आप ध्यान से डायग्राम में देखोगे यहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है. जैसा मैंने बताया था, इट इंक्लूड्स ऑल द स्ट्रक्चर स्टार्ट फ्रॉम द एसोफेगस और माउथ देन टू द एनस और रेक्टम. ठीक है, तो अगर आप देखोगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या क्या आ रहा है, एसोफेगस आ रहा है, स्टमक आ रहा है, इंटेस्टाइन आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ रहा है. ये सारे जितने भी आपके पार्ट्स हैं ये सारे सिस्टम में इंक्लूड होते हैं. ठीक है, तो ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद दीज टाइप ऑफ पार्ट्स इज ट्रीटेड विद द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स. ठीक, नेक्स्ट स्लाइड है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट. जैसा मैंने बताया था, जैसे मान लीजिए आपको डायरिया हो गया है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, या फिर आपको एसिडिटी हो गई है, हार्टबर्न की प्रॉब्लम हो गई है, पैप्टिक अल्सर हो गया है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स, दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट आर रिलेटेड विद द जीआईटी. ठीक है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए जिन ड्रग्स को, एजेंट को हम यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट. So the gastrointestinal agents are used to treat the gastrointestinal disturbance or disorders. ठीक है, gastrointestinal agent को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज द एसिडिफाइंग एजेंट, सेकंड इज द एंटासिड, थर्ड इज द प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट, एंड फोर्थ इज द सलाइन कैथेरेटिक. ठीक है, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. ठीक, Yes मैम. 1 minute. ओके, सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है एसिडिफाइंग एजेंट. एसिडिफाइंग एजेंट मतलब होता है ऐसा एजेंट जो आपकी बॉडी में एसिड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है द ड्रग दैट इज यूज्ड टू इंक्रीज द गैस्ट्रिक एसिडिटी कॉल्ड एज एसिडिफाइंग एजेंट. सेकंड है  एंटासिड्स आर द ड्रग दैट आर यूज्ड टू, यस
मैम एक्चुअली मैम आप ये पढ़ा चुकी हैं मैम, HCl और ये बेटा सब मैं मैम, ये आपको वाला हो पढ़ा चुका है। चुकी हूँ, पिछले टाइम पे कुछ बच्चों ने कहा था मुझे ये दोबारा से रिपीट करने के लिए, इसलिए मैं दोबारा पढ़ा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपका यहाँ पे 15 डेज का ब्रेक हो गया है। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, Yes, ओके ma'am. मैम। ठीक, Yes, तो ma'am. इसीलिए मैं दोबारा से रिपीट ओके कर मैम। रही हूँ। ठीक है, एसिडिफाइंग एजेंट हो गया है द ड्रग दैट आर यूज्ड टू इंक्रीज द गैस्ट्रिक एसिडिटी। एग्जांपल है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकंड है एंटासिड, drug that is used to neutralize the excess hydrochloric acid that is secreted by the stomach. Example है aluminium hydroxide, sodium bicarbonate. थर्ड है प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट। प्रोटेक्टिव एड्सॉर्बेंट आपके ऐसे एजेंट्स होते हैं जो आपकी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करते हैं, जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं बैक्टीरिया के थ्रू। ठीक है, और जो टॉक्सिन्स की वजह से अगर आपके म्यूकोसा पे अगर अल्सर्स हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, तो उनको कोटिंग करने के लिए हम यूज करते हैं प्रोटेक्टिव एजेंट को। ठीक है, तो एड्सॉर्बेंट का काम होता है बैक्टीरिया ने जो अपने टॉक्सिन को रिलीज किया है उसे अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब करता है। सेकेंड, प्रोटेक्टिव एजेंट का यूज होता है जो टॉक्सिन की वजह से जो या फिर बैक्टीरिया की वजह से जो म्यूकोसा पे जो अल्सर्स फॉर्म हो गए हैं उन्हें कोट करने के लिए जो एजेंट यूज किए जाते हैं उसे हम कहते हैं प्रोटेक्टिव एजेंट। ठीक है, ये दोनों ही एजेंट यूज किए जाते हैं डायरिया को ट्रीट करने के लिए। एग्जाम्पल है क्योलिन। ठीक, फोर्थ है सेलाइन कैथेरेटिक्स। सेलाइन कैथेरेटिक्स को हम यूज करते हैं कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन में जो आपका पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट होता है या वोवल मूवमेंट होता है वो बहुत स्लो हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन प्रोड्यूस होती है। तो सेलाइन कैथेरेटिक्स आपकी ऐसी ड्रग्स होती हैं दैट आर यूज्ड टू इंक्रीज द वोवल मूवमेंट और पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन। ठीक है, इज यूज्ड टू ट्रीट द कॉन्स्टिपेशन। इसका एग्जांपल है मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब हम शुरू करते हैं एसिडिफाइंग एजेंट से। ठीक है, अगर आप एसिडिफाइंग एजेंट को देखोगे उसमें ऐसे टर्म दिया हुआ है, मतलब ऐसे एजेंट जो आपके एसिडिटी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब इन एजेंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एसिड है जो स्टमक में प्रोड्यूस होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो आपके स्टमक के म्यूकोसा में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं पेराइटल सेल्स। ठीक है, दीज आर द सेल्स दैट आर कंट्रोल। ये जो सेल्स होती है इनका जो कंट्रोल होता है दैट आर रेगुलेटेड बाय द न्यूरोट्रांसमीटर। इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का नाम है हिस्टामिन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हिस्टामिन, एसिटाइल कोलिन एंड गैस्ट्रिन। ठीक है, गैस्ट्रिन आपका पेप्टाइड हार्मोन है, हिस्टामिन एंड एसिटाइल कोलिन आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर एंड पेप्टाइड हार्मोन जो आपकी पेराइटल सेल्स होती हैं, ये सेल्स आपके म्यूकोसा की सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं, इन्हें रेगुलेट करती हैं। जब ये सेल्स रेगुलेट होती है तब ये सिक्रीट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्टमक के अंदर। ठीक है, तो जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो सिक्रीट हो रही है सेल्स से, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से स्टमक के अंदर का पीएच हो जाता है एसिडिक। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एक एसिड है। ठीक है, इस एसिड की प्रेजेंस की वजह से स्टमक के अंदर का एनवायरनमेंट एसिडिक हो जाता है। जब स्टमक के अंदर का एनवायरनमेंट एसिडिक होता है देन यहाँ पे एक आपका एंजाइम एक्टिव होता है, पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, तो जो ये पेप्सिन एंजाइम है ये फॉर्म होता है फ्रॉम दी पेप्सिनोजिन। ठीक है, पेप्सिन के एक्टिवेशन के लिए कंडीशन है कि जो स्टमक के अंदर का पीएच है वो आपका एसिडिक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेराइटल सेल्स जो आपकी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट कर रही हैं, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दो फंक्शन है। फर्स्ट, वो पेप्सिनोजिन के थ्रू पेप्सिन एंजाइम को एक्टिव करने में हेल्प करता है। सेकेंड, जो भी आपने खाना खाया है उसे सॉफ्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पेप्सिन। पेप्सिन का क्या काम होता है स्टमक में, जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो आपके जितने भी फूड्स में जितने भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर स्टमक में देखोगे तो अगर HCl नहीं होगा, अगर इन दी एब्सेंस ऑफ HCl अगर HCl नहीं है तो आपका जो आगे का फर्दर प्रोसेस है, जैसे जो फूड है वो फाइब्रस जो फूड है उसकी सॉफ्टनिंग नहीं हो पाएगी, पेप्सिन एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो अगर HCl नहीं प्रोड्यूस होगा
तो ये सारे प्रोसेस भी आपके रुक जाएंगे, ठीक है। तो द कंडीशन इन विच देयर इज अ लैक ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द गैस्ट्रिक सिक्रेशन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एक्लोरहाइड्रेशन, क्लोरोहाइड्रेट। ठीक है। यस मैम। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जिन एजेंट को हम यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं एसिडिफाइंग एजेंट, ठीक है। एसिडिफाइंग तो एजेंट। ये पूरा एक मतलब था कि आपकी एसिडिफाइंग एजेंट की जरूरत क्यों होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। ठीक Yes, है, मैं ma'am. यस मैम। स्लाइड पढ़ देती हूँ, ठीक है। द गैस्ट्रिक म्यूकोसा इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल और पैराइटल सेल्स विच सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। HCl secretion is controlled by histamine and acetylcholine, and there is a one peptide hormone called as gastrin, ठीक है। थर्ड पॉइंट, gastric hydrochloric act by destroying the bacteria in the ingested food and drink. It soften the fibrous fruit and promote the formation of the proteolytic enzyme called as pepsin, ठीक है। नेक्स्ट है the pH of the stomach is 1.5 to 2, ठीक है। ये आपका जो ये 1.5 to 2 होता है, ये तब होता है जब आपका पेट खाली होता है, ठीक है। लेकिन जब आप कुछ खा लेते हो तब आपका pH रेज होके 5 to 6 रहता है, लेकिन हमेशा एसिडिक एनवायरनमेंट स्टमक में होना जरूरी है, ठीक है। The pH of the stomach is so low because of the secretion of the HCl. Due to the secretion of HCl, जो स्टमक के अंदर का pH होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है। Lack of hydrochloric acid in the gastric secretion can cause achlorhydria. Okay. यस मैम। Next. यहाँ पे अगर आप साइड में देखोगे, यहाँ पे एक मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें ये दिखाया है कि आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है जो आपकी पेरेंटल सेल्स होती हैं, म्यूकोसा में जो सेल्स होती हैं उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है एंड जो वाटर होता है उनके बीच में इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन होने की वजह से इन दी प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम या आपका बायोकार्बोनेट्स बनते हैं, ठीक है। ये जो कार्बोनेट्स होते हैं ये डिवाइड होते हैं बाइकार्बोनेट्स में एंड हाइड्रोजन आयन में, ठीक है। तो जो आपके बाइकार्बोनेट्स हैं ये क्लोराइड के एक्सचेंज में यहाँ पे ब्लड में पहुंच जाते हैं एंड क्लोराइड आपका कहाँ आ जाता है, स्टमक के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आपके स्टमक में H+ एंड क्लोराइड आयन पहुंच जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। यस मैम। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें एक्लोरहाइड्रिया की कंडीशन आती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो जाए, हाइपरथायराइडिज्म हो जाए या फिर पैरासिटिक इन्फेक्शन हो जाए, ये कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें एक्लोरहाइड्रिया की कंडीशन आती है, ठीक है। तो जो आपके एसिडिफाइंग एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी एसिडिफाइंग एजेंट है, फॉर एग्जांपल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब आप उनको ओरली लेते हो तो बॉडी में जाने के बाद, स्टमक में जाने के बाद वो क्या करेंगे, ब्रेक हो जाएंगे और ब्रेक होने के बाद हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करते हैं। ये जो हाइड्रोजन आयन होते हैं ये स्टमक में जाने के बाद HCl की फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो आपके एसिडिफाइंग एजेंट्स होते हैं वो काम करते हैं, ठीक। यस मैम। अब उसमें जो आपको पढ़ना है एसिडिफाइंग एजेंट में वो है आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आप लोग को प्रिपरेशंस नहीं पढ़नी है, यूजेस पढ़ने हैं, प्रॉपर्टीज पढ़नी है, स्टोरेज पढ़नी है, इनकॉम्पेटिबिलिटी पढ़नी है, ठीक है। तो फर्स्ट है यूजेस, इट इज यूज्ड एज एसिडिफाइंग एजेंट, सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में, लेबोरेटरी रिएजेंट्स होते हैं, एक्लोरहाइड्रिया की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। Properties, it occur as a colorless fuming liquid with pungent odor. It is miscible with water, alcohol and having a gravity of 1.18, ठीक है। Chemical properties हैं, it react with the sodium metal which result in the formation of sodium chloride and hydrogen gas is produced. It is oxidized by the strong oxidizing agent and produce chlorine gas, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में इंपॉर्टेंट है, इट इज स्टोर्ड इन अ ग्लास स्टॉपर कंटेनर एंड टेम्परेचर शुड नॉट बी एक्सीड 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो जब आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में लिखेंगे तो आपको टेम्परेचर मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि टेम्परेचर रेज होने से इसमें एक्सप्लोजन के चांसेस रहते हैं, ठीक है। यस मैम। एसिडिफाइंग एजेंट बच्चा आप सबको क्लियर हो गया है?
यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी एंटासिड, ठीक है। एंटासिड्स मीन्स होते हैं अगर किसी भी वर्ड के आगे एन लग जाता है मतलब वो उसके अपोजिट में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एसिडिफाइंग एजेंट थे जो आपके एसिड को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहे थे। यहाँ पे लिखा हुआ है एंटासिड, तो एंटासिड मतलब हो गया है ऐसे एजेंट जो एक्सेस अमाउंट में अगर आपके स्टमक में एसिड प्रोड्यूस हो जाता है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एजेंट्स को यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं एंटासिड्स, ठीक है। तो एंटासिड्स कैसे काम करेंगे? पहली चीज तो जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सिक्रीशन बहुत ज्यादा है उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज करेंगे। सेकंड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सिक्रीशन बढ़ जाता है तो पेप्सिन एंजाइम आपका ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो जो आपके एंटासिड्स होते हैं पहली चीज तो ये जो एक्सेस में जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। सेकंड, पेप्सिन की एक्टिविटी को भी रोकने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटासिड रिड्यूस द गैस्ट्रिक एसिडिटी रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन द पीएच अबव 4 ऑफ स्टमक एंड ड्यूडेनम एंड इनहिबिट द प्रोटीओलाइटिक एक्टिविटी ऑफ पेप्सिन, ठीक है। गैस्ट्रिक एसिडिटी अगर ड्यू टू द एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ HCl इन स्टमक, जब आपका HCl का अमाउंट बढ़ जाता है या सिक्रीशन बढ़ जाता है तो एसिडिटी भी बढ़ जाती है। और ये एसिडिटी तब ज्यादा होती है जब आपका पेट खाली होता है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार जब आप लोग बहुत देर तक भूखे रहते हैं तो कई बार आपके पेट में जलन होने लगती है। तो जब आप ज्यादा देर भूखे रहते हैं तो जो अंदर एसिड होता है उसकी वजह से पेट ज्यादा एसिडिक हो जाता है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि आप लोग को हर थोड़े मतलब जो टाइम है उस पर खाना खाना चाहिए, नहीं तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये जो एसिडिटी होती है इसकी वजह से पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनम, ये सारी चीजें हैं ये प्रोड्यूस हो सकती हैं, ठीक है। ओवर ईटिंग की वजह से कई बार होता है आप लोग बहुत ज्यादा खा लेते हो या फिर बहुत स्पाइसी खाना खा लेते हो या किसी को अल्सर की प्रॉब्लम हो रही है या गैस्ट्राइटिस हो गया है, इन सारी चीजों की वजह से एसिडिटी कई बार इंड्यूस हो जाती है स्टमक के अंदर। तो इन सब चीजों को डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए या डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए जो एजेंट यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं एंटासिड, ठीक है। एंटासिड जितने भी आपके होते हैं यहाँ पे ये सेकंड स्लाइड में दिया हुआ है एंड ये जो हाइपर एसिडिटी होती है इसके रीजन क्या क्या है, ठीक है। कई बार स्ट्रेस होने की वजह से या आप अल्कोहलिज्म करने की वजह से या स्मोकिंग करने की वजह से या जब आप कई कई दिन तक भूखे रहते हैं या व्रत रखते हैं या सही टाइम पे खाना नहीं खाते, ये कुछ ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से हाइपर एसिडिटी इंड्यूस होती है, ठीक है। नेक्स्ट है एंटासिड। जितने भी आपके मार्केट में एंटासिड्स होते हैं उनमें ये सारे फीचर्स या प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है। तो कई बार होता है मार्केट में जितने भी एंटासिड्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं ताकि जितने भी एंटासिड्स की प्रॉपर्टी है उन सबको वो पूरा कर सके, ठीक है। तो एंटासिड की प्रॉपर्टी में फर्स्ट है इट शुड नॉट बी एब्जॉर्बेबल एंड कॉज अ सिस्टमिक एल्कोलोसिस। सिस्टमिक एल्कोलोसिस मीन्स होता है अगर आपका कोई भी आयन इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाए जिसकी वजह से ब्लड का पीएच अगर चेंज हो रहा है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज सिस्टमिक एल्कोलोसिस, ठीक है। जनरली जो ब्लड का पीएच होता है 7 होता है, ठीक है। तो जो ब्लड का पीएच है उसे रेगुलेट करने के लिए आपकी बॉडी में कुछ बफर्स प्रेजेंट होते हैं। जो मोस्ट कॉमन बफर है वो आपका है कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये सब शायद आप लोग ने एनाटॉमी में पढ़ा होगा या इसके पहले बफर में पढ़ा होगा। बेटा आप लोग ने बफर पढ़े हैं? यस मैम। यस मैम। नहीं पढ़े तो एक बार जाके देख लीजिएगा। आपकी बॉडी में कुछ बफर्स प्रेजेंट होते हैं। बफर का काम होता है पीएच को मेंटेन करना, मेंटेन करना। तो ब्लड के पीएच होता है 7। अगर ब्लड का पीएच 7 से 5-6 की तरफ जाएगा तो इसे हम कहेंगे सिस्टमिक एसिडोसिस, ठीक है। अगर आपका पीएच 7 से 8-9 की तरफ जाएगा इस कंडीशन को हम कहेंगे सिस्टमिक एल्कोलोसिस, ठीक है। सिस्टमिक मींस अगर कहीं पे भी सिस्टमिक टर्म आ जाता है मतलब वो ब्लड रिलेटेड है। अगर वहीं पे अगर मेटाबॉलिक टर्म आ जाता है मतलब वो किडनी रिलेटेड है, ठीक है। ये टर्म्स याद रखिएगा, ठीक है। एल्कोलोसिस एंड एसिडोसिस बेसिकली डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाइकार्बोनेट पे, ठीक है। अगर आपकी ब्लड की पीएच एल्कोलोसिस की तरफ है मतलब अगर पीएच आपकी 8 to 9 जा रही है मतलब आपके ब्लड में बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, ठीक है।
लेकिन अगर और CO2 की कंसंट्रेशन आपकी कम है। सिस्टमिक एसिडोसिस मतलब होता है ब्लड में CO2 का लेवल ज्यादा है एंड बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन या लेवल कम है। ठीक है, दोनों टर्म क्लियर हो गए बेटा? यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है, इट शुड नॉट बी एब्जॉर्बेबल एंड कॉज सिस्टमिक एल्कुलोसिस, मतलब अगर आप एंटासिड कुछ दे रहे हैं, अगर उनके कैटाइन या एनाइन बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं जिसकी वजह से ब्लड का पीएच वेरी कर रहा है, वो कंडीशन ठीक नहीं है। ठीक है, उस कंडीशन को हम कहते हैं सिस्टमिक एल्कुलोसिस और एसिडोसिस। ठीक है, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए जब आप कोई एंटासिड लेते हो। ठीक है, सेकेंड है इट शुड नॉट बी लेक्सेटिव और कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इट शुड एक्सर्ट इफेक्ट रैपिडली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट शुड बफर इन pH 4 to 6। इट शुड नॉट प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, कई बार होता है कि अगर कुछ एंटासिड्स कंपाउंड आप लेते हो, बॉडी में जाके जब वो स्टमक में रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन CO2 रिलीज होता है। तो अगर CO2 दोबारा से रिलीज हो जाएगी तो एसिडिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, या पेशेंट जो होता है वो कई बार डिस्कम्फर्ट हो जाता है। ठीक है, यस मैम। it should be palatable and inexpensive. It should properly inhibit the pepsin. Pepsin की एक्टिविटी को भी उसे इनहिबिट करना चाहिए, तभी वो अपनी एंटासिड प्रॉपर्टी को शो कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं जो एक एंटासिड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जितने भी आपके मैम यू सेड मैम मेटाबॉलिक टर्म मैम किडनी से रिलेटेड है मैम, किडनी से या मैम लीवर से? लीवर से होना चाहिए। मेटाबॉलिक, हाँ आपका लीवर से रिलेटेड है। हाँ मतलब वो आपने जो बात कही है वो सही है, मेटाबॉलिक आपका लीवर रिलेटेड ही है, लेकिन जो फंक्शंस रहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मेटाबॉलिक है एल्कोलोसिस, जो भी उसके एनाइन कैटाइन है उसका कहीं ना कहीं रिलेशन रहता है आपका किडनी के साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके बाइकार्बोनेट जो होते हैं, वो बाइकार्बोनेट कहाँ जाके एब्जॉर्ब होते हैं? इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो इंटेस्टाइन है ये आपका एब्जॉर्ब हो गया है। जब आपका बाइकार्बोनेट इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है तो उसके रिस्पॉन्स में किसी आयन को बाहर भी निकालती है। ठीक है, तो जो आपका जो मेटाबॉलिक है वो लीवर रिलेटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एनाइन और कैटाइन का एक्सचेंज है वो इन दोनों से को रिलेटेड है। यस मैम। ठीक है, ओके मैम। चलिए, टाइप ऑफ एंटासिड्स में दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं सिस्टमिक एंटासिड्स, ऐसे एंटासिड जो कंज्यूम करने के बाद ब्लड में पहुंच जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो पीएच है वो ब्लड का चेंज हो जाता है। ठीक है, एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स। ये ऐसे एंटासिड्स होते हैं जो स्टमक में जब हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो भी प्रोडक्ट आपका फॉर्म होता है वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो एलिमिनेट हो जाता है बॉडी से। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स, क्योंकि ये ब्लड के पीएच पे कोई चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो आपके नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स आते हैं उनमें मैग्नीशियम सॉल्ट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम के सॉल्ट्स आते हैं, एल्यूमिनियम के सॉल्ट्स आते हैं। ठीक है, ये टाइप ऑफ एंटासिड्स हैं। ठीक है, तो अब हम पहले पढ़ेंगे नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स। उसमें पहला है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, aqueous suspension of hydrated aluminum containing aluminum carbonate, aluminum oxide, sodium benzoate as preservative, mentha oil यूज करते हैं एंड ग्लिसरीन को यूज करते हैं एज अ स्वीटनिंग एजेंट। मीन जो आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड जेल फॉर्म किए गए हैं उनमें ये सारे इंग्रेडिएंट आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा उस बार हमने आपको बोला था हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम मीन्स होता है, हाइड्रेटेड मीन्स हो गया है ये ऐसा आपका कंपाउंड है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और जो आपके मतलब जब आप उसे हीट करोगे तो वो उड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रेटेड टर्म वाटर रिलेटेड ही है कि इस कंपाउंड के पास वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है aluminum hydroxide is a white, light, odorless, tasteless, amorphous powder. It is soluble in dilute mineral acid and solution of alkali hydroxide, but not soluble in water. ठीक है, it forms gel on prolonged contact with water at pH 5.5 to 8. It absorbs acid and carbon dioxide. Aluminum hydroxide gel are ideal buffer in the pH of 3 to 5 ranges due to their amphoteric ranges. ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है उसका एम्फोटेरिक नेचर रहता है, इस वजह से इसे आइडियल बफर बोला गया। ठीक है,
नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज. When aluminum hydroxide is heated to the redness, it decompose into water and aluminium oxide. When it react with acid, it form aluminium chloride and water. ठीक है, तो अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की एंटासिड प्रॉपर्टीज को देखा जाएगा तो जो आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तब वो फॉर्म करता है एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्ट. ठीक है, ये जो एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्ट है ये बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, ये बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है. ठीक है, इसके यूजेस हैं. इट इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिक, गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज स्किन प्रोटेक्टेंट एंड माइल्ड एस्ट्रिंजेंट. ठीक है, ये इसके यूजेस हैं. स्टोर करने के लिए इट इज स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर एट अ टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 25 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, एंड नॉट टू फ्रीज भी नहीं करना है. ठीक है, ये आपका पहला एंटासिड था. सेकंड है आपका एल्यूमिनियम. 1 मिनट बेटा. बेटा कितना टाइम हो गया है? 3:10. अच्छा 5 मिनट मोर. ओके ओके, एल्यूमिनियम फॉस्फेट है AlPO4. प्रॉपर्टीज है अकर इन नेचर एज अ मिनरल. ये सारे मिनरल्स के नाम है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा. ये अकर होता है इन मिनरल्स के थ्रू. ठीक है, इट इज वाइट इनफ्यूजिबल पाउडर विद सम एग्रीगेट इनसॉल्युबल इन सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक aluminum hydroxide, acetic acid, water and alcohol, slightly soluble in concentrated hydrochloric acid and nitric acid. हाँ बेटा. मैम आपकी स्क्रीन मैम अब शेयर नहीं हो रही. हो रही है मैम? नहीं हो रही है. नहीं हो रही है मैम, नहीं हो रही. हम लोग को दिख रही है. हो रही मैम है अब हो रही है. यस मैम, हो रही है. हो रही है. चलिए. लगा दी थी ना अपनी स्क्रीन. हाँ बेटा, चलिए ठीक है. दिख रही है ना सबको? यस मैम. यस मैम. चलिए ठीक है. 4% सस्पेंशन इन वाटर हैविंग अ pH ऑफ 5.5 to 6.5. ठीक है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट जेल फॉर्म में जब होता है तब वो व्हाइट विस्कस सस्पेंशन में होता है एंड अगर आप उसे रखोगे तो उसका वाटर सेपरेट हो जाता है. ठीक है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट इज यूज्ड एज एंटासिड. ठीक, इट इज यूज्ड एज एडजुवेंट. एडजुवेंट टर्म याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये जनरली आपके वैक्सीन्स में यूज किए जाते हैं. ठीक है, इनका पर्पस होता है जब आप उन्हें वैक्सीन में डाल के देते हो तो बॉडी के अंदर जब वो पहुंचते हैं तो जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है उसे इनहेंस करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, एंटासिड की प्रॉपर्टी जो प्रोड्यूस करता है एल्यूमिनियम फॉस्फेट वो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू दी प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फेट एनाइन. ठीक है, जब आपका एल्यूमिनियम फॉस्फेट बॉडी के अंदर जाता है तो फॉस्फेट एनाइन प्रोड्यूस होता है that is absorbed by the gastric acid. By this way it neutralizes the excess amount of hydrochloric acid that present in the stomach. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो आपका होता है उसे हम लोग प्रेसिपिटेट चौक भी कहते हैं. नेचर में वो लाइमस्टोन, मार्बल, कैल्साइट इन सारी चीजों के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. Come to the properties. It is occur as a white, odorless, tasteless, microcrystalline powder which is stable in air. It is exist in two crystalline form, agronite and other is calcite. ठीक है, chemical properties. Calcium carbonate is decomposed at 83 degrees centigrade and convert into calcium oxide and carbon dioxide. In the presence of CO2, calcium carbonate dissolve in water due to the formation of calcium carbonate. ठीक है, next है incompatibility. It is incompatible with acid, alum and ammonium salt. ठीक, अब Yes ma'am. okay, it is used as antacid. कैल्शियम क्लोराइड एंटासिड प्रॉपर्टी शो करता है जब वो कैल्शियम कार्बोनेट जब आपके HCl के साथ रिएक्ट करता है कैल्शियम क्लोराइड को फॉर्म करता है. ठीक है, जो कैल्शियम क्लोराइड है वो सॉल्ट में कन्वर्ट होके ये आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं. पर इनके साथ एक ड्रॉबैक ये कि अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को यूज करते हैं एज अ एंटासिड
तब वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट के साथ एक और रिएजेंट हम एंटासिड ऐड करते हैं जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को ट्रीट करने में हेल्प करता है, ठीक है। सेकेंड है कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं एज अ डेंट्रीफाइज बिकॉज ऑफ इट्स माइल्ड एब्रेजन एक्शन। डेंट्रीफाइज क्या होता है? मैम दांतों में जो यूज होता है। हाँ, टूथ की पॉलिशिंग के लिए जो एजेंट यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं डेंटिफाइज, ठीक है। डिसएडवांटेज कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ये है कि ये आपकी ब्लड में जाके ब्लड का पीएच चेंज कर देता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है द कैल्शियम आयन कैन बी आइदर एब्जॉर्ब सिस्टमिकली और प्रेसिपिटेट एज अ कैल्शियम फॉस्फेट सॉल्ट इन द इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इसकी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से सिस्टमिक एल्कलोसिस की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। सेकेंड है जब रिएक्शन होता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो CO2 प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से जब पेशेंट इसे लेता है तो उसे इनकंफर्टेबल लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स। जितने भी आपके मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स होते हैं जनरली ये बॉडी में आपके एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ये बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें बोला गया है नॉन सिस्टमिक एंटासिड या नॉन सिस्टमिक एब्जॉर्बेबल एंटासिड्स, ठीक है, नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड्स, ठीक है। मैग्नीशियम सॉल्ट जनरली जो हम यूज करते हैं एज अ एंटासिड उसमें आता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम फॉस्फेट, ये सारे मैग्नीशियम सॉल्ट्स हैं जो हम यूज करते हैं एज अ एंटासिड, ठीक है। लेकिन मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ एक प्रॉब्लम आती है कि वो बॉडी के साथ तो बॉडी में नहीं एब्जॉर्ब होते हैं लेकिन उनका जो ड्यूरेशन होता है वो कई बार कम होता है, ठीक है। Magnesium antacids are practically insoluble in water but dissolve slowly in the acidic medium due to the neutralization reaction. Magnesium ion is not readily absorbed from the GIT because its absorption is retarded by the alkaline medium. Thus, magnesium salt absorption takes place only in the acidic medium of the duodenum. यहाँ पे बेसिकली यही बताया गया है कि स्टमक में आपका मैग्नीशियम सॉल्ट एब्जॉर्ब नहीं होते हैं क्योंकि वहां पे एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए अल्कलाइन मीडियम सॉरी उल्टा बता दी। मैग्नीशियम भी सॉल्ट्स होते हैं या एंटासिड्स होते हैं उनको डिसॉल्व करने के लिए एसिडिक मीडियम होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर एसिडिक मीडियम नहीं होगा तो वो आपका एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है ड्यू टू द स्लो एब्जॉर्प्शन ऑफ मैग्नीशियम अ सलाइन लेक्सेटिव एक्शन इज अकर्स। सलाइन लेक्सेटिव मींस हो गया है जब आप मैग्नीशियम सॉल्ट को यूज करते हैं एज अ एंटासिड कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैग्नीशियम सॉल्ट में जो सबसे पहले पढ़ना है वो है मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट इज अ हाइड्रेटेड बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, हैवी मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। जो आपका ये जो हैवीनेस है और जो लाइटनेस है ये आपकी डेंसिटी पार्टिकल साइज पे डिपेंड करती है, ठीक है। उसके बाद आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। बेटा एक चीज और ध्यान रखिएगा, हैवी मैग्नीशियम कार्बोनेट और लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो दोनों ही केसेस में अलग अलग है, तो जब फॉर्मूला मेंशन करिएगा तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगा कलर व्हाइट लाइट कलर के होते हैं, बल्कि व्हाइट कलर के होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर एल्कोहल बट डिसॉल्व इन डाइल्यूट एसिड, ठीक है। जब ये एसिड में डिसॉल्व होते हैं तो एफरवेसेंस प्रोड्यूस होता है, थोड़ा सा झाग प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एट 700 डिग्री ये कन्वर्ट हो जाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड में, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज एंटासिड। टूथ पाउडर में यूज करते हैं क्लीनिंग पर्पस के लिए या शाइनिंग के लिए, टीथ की शाइनिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है उसमें आप अगर देखोगे तो अगर इसका आप पूरा फॉर्मूला देखोगे तो इसके मैग्नीशियम कार्बोनेट के फॉर्मूले में हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट दोनों ही आयंस आपके प्रेजेंट होते हैं, तो जो इसकी एंटासिड प्रॉपर्टी होती है वो दोनों ही आयन की वजह से होती है। ये दोनों हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट करते हैं एंड न्यूट्रलाइज करते हैं एक्सेस अमाउंट में जो एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है।
स्टोरेज कंडीशन है, इट इज स्टोर्ड इन अ एयर टाइट कंटेनर, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी आपका दो टाइप के होते हैं, हैवी मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। प्रॉपर्टीज में है जो आपके दोनों ही मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ऑर्डरलेस है, टेस्ट इसका स्लाइटली अल्कलाइन है, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है। डिसॉल्व हो जाते हैं डाइल्यूट एसिड्स में विद स्लाइट एफरवेसेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे जो एसिड दिया है हाइड्रोनियम आयन दिया है, मतलब जब आपका हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट होगा तब मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है वो कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला क्या होता है? मैम हाइड्रोजन या हाइड्रेनियम आयन? हाइड्रोनियम आयन बेटा, इसलिए मैंने यहाँ पे बोला है मैग्नीशियम आयन जब हाइड्रोनियम आयन H3O+ के साथ H3O+, तब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज है, दे एब्सॉर्ब मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड व्हेन एक्सपोज्ड टू द एयर, ठीक है, इट रिएक्ट विद एसिड फॉर्म मैग्नीशियम सॉल्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है ये एलिमिनेट हो जाता है बॉडी से थ्रू किडनी, ठीक है। तो बाय दिस वे मैग्नीशियम ऑक्साइड आपकी एंटासिड प्रॉपर्टी को शो करता है। नेक्स्ट इज स्टोरेज, इट शुड बी स्टोर्ड इन अ एयर टाइट कंटेनर। यूजेस में आएगा, इट इज यूज्ड एज एंटासिड in the mixture of magnesium oxide, tannic acid and charcoal is antidote, used as antidote, ठीक है।